जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम लोग ने वर्णमाला का अध्याय चालू किया था और इसमें हम लोग ने स्वर को हम लोग ने बढ़िया से देख लिया था। आज उसी क्रम में हम लोग देखेंगे व्यंजन को। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग इसको देखेंगे, व्यंजन को देखेंगे ना। उसी क्रम में हम लोग व्यंजन को देखेंगे कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं और व्यंजन में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं एज अ पॉइंट ऑफ संधि के लिए, मतलब कि जो हम लोग के संधि के उपयोग में आए। पहले बता दूं आप लोग को कि 12 और 10 के लिए केवल और केवल व्यंजन संधि है, 12 के लिए शायद नहीं, विसर्ग, क्या बोलते हैं, विसर्ग कह रहा हूं कि स्वर संधि है। 10 के लिए केवल स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद हैं, बाकी 12 के लिए व्यंजन संधि है। तो हम लोग व्यंजन संधि के भी कुछ नियम पढ़ लेंगे ताकि उसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके पहले आप सभी विद्यार्थियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में नए रंगों से भर दीजिए ना, नए नए दीपों को जलाइए, नए नए रंगों से भरिए, अपने अपने आप को इतना ढाल लीजिए कि हाँ, अगली दिवाली मुझे कुछ अलग करना है। इस दिवाली जैसा है वैसा चल रहा है, अगली दिवाली कुछ अलग करना है, फिर अगली दिवाली कुछ अलग करना है, फिर अगली दिवाली कुछ अलग करना है। ठीक है, भगवान श्री राम जो कि इसी दिन घर आए थे, इसीलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं और हम लोग धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। दीपों का जमावड़ा लगता है, दीपों का हम लोग उत्साह मनाते हैं। और जितना हो सके आप लोग पटाखे उटाखे से दूर रहिए ना, क्योंकि उससे क्या रहता है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जितना कम हो सके उतना यूज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग यूज न करें, जितना कम हो सके उतना यूज करें। हाँ, आप 10 पटाखे की जगह आप दो पटाखा फोड़िए, 3 पटाखा फोड़िए, 4 पटाखा फोड़िए। तो जितना हो सके आप इन्वायरमेंट को भी देखना है, इन्वायरमेंट को भी बचाना है। ठीक है, तो इसको कौन बचा सकता है, हम और आप ही मिलकर बचा सकते हैं ना। बाकी दिवाली के बाद का दिन का आप लोग केवल न्यूज देखिएगा कि दिल्ली में कितने प्रदूषण हुए हैं। ठीक है, फिलहाल चलते हैं हम लोग को इन्वायरमेंट फ्री भी करना है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। तो आज हम लोग टॉपिक चालू करेंगे वर्णमाला में, और वर्णमाला में हम लोग टॉपिक करेंगे व्यंजन। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, व्यंजन। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग से पूछ दे कि व्यंजन में कौन कौन सी संधि है, व्यंजन में कौन सी संधि है, तो आप क्या करोगे, वी धन अंजन, वी धन अंजन। अच्छा बताना, आप लोग संधि पढ़े हो, आधा व धन छोटी ई और छोटी ई और धन अंजन, अंजन। तो अ को मैं अलग ले लूं और धन जन, तो ये क्या हो जाएगा, व्य ना। ये आधा व है, ये य में परिवर्तित होगा, अ है तो अ पूरा लग जाएगा और ये आधा व हो जाएगा, ऊपर बिंदी आ जाएगी और जन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, व्यंजन बन जाएगा। तो इसमें आप लोग की कौन सी संधि होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला ही शब्द है, पहला ही शब्द है, ताबड़तोड़ पहला शब्द है कि व्यंजन में कौन सी संधि है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, टूटेगा, मैं टूटने का नियम बता दिया हूं, कुछ ऐसे ही टूटेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही टूटेगा। और देखते हैं हम लोग आगे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें कि, ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जैसे व्यंजन के भेद, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, व्यंजन कैसे कहते किसे हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या है, तो हम लोग पहले व्यंजन के बारे में समझेंगे कि व्यंजन होता क्या है। ठीक है, तो व्यंजन व्यंजन क्या होता है, जैसे कल मैंने बताया था, पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि स्वर को बोलने के लिए किसी ना किसी की क्या होती है, आवश्यकता होती है, नहीं, किसी ना किसी की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर को बोलने में किसी ना किसी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए आपको स्वर की आवश्यकता होती है। तो बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोले जा सकते। मैंने कल भी बताया था आपको, अगर मैं यहाँ क लिख रहा हूं तो इसमें अ ऑलरेडी मौजूद है। ये किससे किससे मिलकर बना है, क, आधा क और धन अ से मिलकर बना है ये पूरा का पूरा क। तो जिनका
उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से हो, व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, व्यंजन कहलाते हैं। तो और एक पॉइंट लिख सकते हो, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं, एक ही मतलब है, ऐसा कोई अलग मतलब नहीं है, एक ही मतलब है, स्वर सहायक, स्वर सहायक होते हैं। ठीक है। अच्छा, व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या गिनती कितनी है, इसको आप देखोगे तो दो तरीके से देख सकते हो। एक तो क्या रहेगा, मूल व्यंजन, एक कुल व्यंजन। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? कुल व्यंजनों की संख्या मूल व्यंजनों की संख्या। अच्छा, कुल व्यंजन में आपको अंग अ भी गिने जाते हैं, ध्यान रखना, अंग अ भी गिने जाते हैं। केवल और केवल 11 स्वर को हटाकर आप उसमें से माइनस कर दो, 52 में से 11 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 41। ये आपके क्या आ जाएंगे, कुल व्यंजन की संख्या आ जाएगी। इसमें अनुस्वार भी है, विसर्ग भी है, उसको हम लोग इसी में काउंट किए हैं ना, अनुस्वार और विसर्ग को काउंट किए हैं। आप जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, या फिर मैं वर्ड विच्छेद पढ़ाऊंगा, इसके बाद एक टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक रहेगा 10-15 मिनट का या 20 मिनट का, उसमें आपको वर्ड विच्छेद पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि कब न लगता है, कब म लगता है, कब अणा लगता है, कब इया लगता है, कब अंगा लगता है। ठीक है। तो आपको वर्ड विच्छेद में भी बताया जाएगा कि कब पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है ना, कब अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाएगा और कब पंचमाक्षर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। बाकी मूल व्यंजन में क्या क्या आते हैं, स्पर्शी व्यंजन आते हैं 25 ठो। तो लिखो 25 प्लस 4 और प्लस 4, तो कितना हो गए, 33 ठो हो गए। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33 ठो हो गई। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग। फिर हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन में कितने प्रकार के व्यंजन हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग उसी को क्या करेंगे, उसी की क्लास आप लोग के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद तो संधि चलेगा, तो फिक्स है, संधि कम से कम तीन चार टॉपिक है, 3-4 दिन में लग जाएगा, ज्यादा भी लग सकता है। अगर बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक एग्जाम्पल तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो हम लोग को ज्यादा दिन लग सकता है ना। तो 5 दिन तो 5 संधि देख ही सकते हैं, नहीं तो एक दिन में 2 संधि, तो 4-5 दिन लग सकता है। तो उसके लिए बने रहिए आप लोग। ठीक है, बाकी देखते हैं हम लोग व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वरों के व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें इन्हें परतंत्र कहते हैं। अच्छा, एक और नाम लिखो इनका, इनका एक और चीज समझो कि व्यंजन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं, भी कहते कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, परतंत्र भी कहते हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग नोट डाउन कीजिए। एक्चुअली सर्दी हो गया है तो आपको सिर सिर की आवाज ज्यादा समझ में आती होगी एज कंपेयर टू जो पढ़ाने की आवाज है ना। चलिए देखते हैं, अब हम लोग इस व्यंजन को हम लोग फिलहाल के लिए 3 भागों में देखेंगे। फिलहाल के लिए 3 भागों में देखेंगे, जिसमें क्या रहेगा, स्पर्श व्यंजन रहेगा, अंतस्थ व्यंजन रहेगा और उष्म व्यंजन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि देखें,
तो व्यंजन को हम लोग पहले 3 भाग में देखते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो देखिए क्या हो सकता है, ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं। पहला क्या होगा, स्पर्श व्यंजन। पहला क्या होगा, स्पर्श व्यंजन। यहाँ पे व्यंजन का अगर आपको बनाना है तो आप लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट में क्या रहेगा, हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में रहेगा। तो व्यंजन कितने भागों में बांटा गया है, पहले स्पर्श व्यंजन, हाँ व्यंजन को, ठीक है। और नीचे करें, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और क्या रहेगा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसी में हम लोग देख लेंगे, क्या देख लेंगे, ऊष्म व्यंजन के बाद क्या आएगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसी में हम लोग देख लेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इसी में हम लोग देख लेंगे अनुस्वार और अनुनासिक वर्ड, कह सकते हैं इसको अनुनासिक वर्ड। अच्छा, ये हम लोग का व्यंजन में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हम लोग काउंट कर लेते हैं व्यंजन में, क्योंकि ये अनाथालय में रहेगा तो कहाँ घूमेगा, तो इसलिए हम लोग ये अनुनासिक। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको क्या करूं, इधर लिख दूं ना, अनुनासिक, अनुनासिक वर्ड, ठीक है। अच्छा, सबके पीछे व्यंजन लिखा, व्यंजन लिखा, व्यंजन लिखा, व्यंजन लिखा, व्यंजन लिखा, लेकिन इसके पीछे क्या लिखा हूं, वर्ड लिखा हूं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला में कितने अक्षर रहते हैं, एक तो स्वर रहेगा, एक तो व्यंजन रहेगा, और एक क्या रहेगा, अनुनासिक रहेगा। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ड रहेगा। इसको 2 भाग में देखा जाएगा, एक तो अनुस्वार, अनुस्वार, और एक क्या रहेगा, विसर्ग। एक क्या रहेगा, विसर्ग। तो आप लोग इसको देख सकते हो ना, आप लोग इसको देख सकते हो। बाकी पढ़ना है तो इसको यहीं पे लिख के पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये समझते रहना कि व्यंजन का भेद कभी कभी कोई कोई मान लेता है और कोई कोई नहीं मानता है, ठीक है। कोई कोई मान लेगा, कोई कोई नहीं मानेगा। आप लोग ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, इसके साथ ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। चलिए देखते हैं, इनकी संख्या लिखिए, इनकी संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, 4, 4, 4, 2 और 2। तो 2 2 4, 4 8, 4 12, 4 16, इसी में 16 जोड़ दो, 6 5 11 को एक हाथ में आए, और 2 1 4, टोटल आ जाएगा 41। टोटल कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी में हम लोग जिसको बनाना है बना लीजिए, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। ये पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा, और ये तीसरा रहेगा, और ये चौथा रहेगा, और ये पांचवा रहेगा, और ये छठा रहेगा, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक हम लोग आज क्लियर करेंगे, क्या क्या होता है, ठीक है। हो सकेगा तो इसका उच्चारण स्थान भी देखते चलेंगे। अकु विसर्जनीय कंठ, ईचु यसा तालु, ऋतु रसा मूर्धा, उपोष्ठ ना, तुलसी दंत, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते चलेंगे कि किसका उच्चारण कहाँ से होगा, ठीक है, यहीं से करते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, हो गया होगा, उम्मीद है नोट डाउन हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो पहली हेडिंग हम लोग की क्या रहेगी, स्पर्श व्यंजन। हम लोग इसी को पढ़ेंगे ना, हम लोग इसी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि क्या होगा। कीड़े परेशान कर रहे हैं भैया, एकदम परेशान कर रहे हैं। तो पहला क्या होगा, पहला पहला देखिए हम लोग ने क्या लिखा था, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। इसी को हम लोग स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है, 25 होती है। ये कितनी होती है, 25 होती है इनकी संख्या। अच्छा, 25 होती है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसको 5 भाग में बांट के देखा जा सकता है।
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5 भाग में देख सकते हैं। जैसे मैं लिखूं अगर यहीं पे क वर्ग, तो वर्ग में बांटा गया है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, क, ख, ग, घ, अंगा। दूसरा च वर्ग, च वर्ग क्या आ जाएगा, च, छ, ज, झ, इया। तीसरा क्या आ जाएगा, ट वर्ग, ट वर्ग क्या आ जाएगा, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ठीक है, चौथा क्या आ जाएगा, त वर्ग, त वर्ग आएगा तो ये क्या आ जाएगा, त, थ, द, ध, न। पांचवा क्या आ जाएगा, प वर्ग, प वर्ग आएगा तो प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, अच्छा, इसी में हम लोग क्या कहेंगे, इसको वर्ग वर्ग में बांटा गया है। अगर आप यहीं पे अगर अघोष सघोष पढ़ने लगेंगे तो इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। अगर आपके सामने आएगा, खास करके 12 वालों के सामने, कि पहले वर्ग का तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं पहले वर्ग का तीसरा वर्ड क्या है, ग है। तीसरा वर्ड क्या है, ग है। ऐसे ही तीसरे वर्ड का चौथा वर्ड क्या आएगा, तीसरे वर्ग का चौथा वर्ड क्या आएगा, तीसरे वर्ग का तीसरा वर्ग क्या है, ट वर्ग है। ट वर्ग में चौथा वर्ड क्या है, ड है, ड। तो क्या कहोगे, ड। आप लोग से कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ड और ढ किस वर्ग के अक्षर हैं, किस वर्ग के वर्ड हैं, तो आप क्या कहोगे, ट वर्ग के वर्ड हैं। आपसे पूछ सकता है कि म, भ और म किस वर्ड के वर्ड हैं, तो आप क्या आंसर दे सकते हो कि प, फ, ब, भ, म। तो ये किस वर्ग के हैं, प वर्ग के हैं। चलिए, अच्छा, आप लोग इसी में लिख सकते हैं कि इसको क्या हम लोग कहते हैं, पंचमाक्षर। क्या कहते हैं, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। इसको क्या कहते हैं, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। तो थोड़ा होगी स्पेलिंग मिस्टेक, आप लोग समझ जाइएगा, इसको पंचमाक्षर ही कहते हैं। ठीक है, हम लोग को पीएचडी नहीं करना है हिंदी में, हम लोग को खाली बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे क्या होता है, कैसे पेपर क्रैक किया जाता है, कैसे पेपर फोड़ा जाता है, बेसिकली ये समझना है ना। तो आगे देखते हैं। अच्छा, ये आपका पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अच्छा, इन्हीं को हम लोग और क्या कह सकते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। ये 5 का वर्ग है 25, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अगला अगला पॉइंट क्या बन सकता है इसमें, और सोचो, और अगला पॉइंट क्या बन सकता है इसमें, और अगला पॉइंट क्या बन सकता है, कुछ आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, अच्छा, देखो देखो, इसका उच्चारण स्थान देख लो यहीं पे, कि क वर्ग का उच्चारण स्थान यहीं पे देख लो। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से, कंठ से, कंठ से। त वर्ग का, च वर्ग का तालु से, तालु से, तालु से। और ट वर्ग का मूर्धा से, मूर्धा से, मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा से। और त वर्ग का दंत से, दंत से, दंत से। और प वर्ग का इससे ओठ से, ओष्ठ से, ओष्ठ से। तो के टी यम, टी ए, के टी यम द, डी ओ। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि केटीएम 2, केटीएम 2, केटीएम 2। आप किसी से मांग रहे हैं, पापा से केटीएम मांग रहे हैं, केटीएम और 2, डीओ 2, केटीएम 2। तो और पापा केटीएम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, रट सकते हो, क्योंकि ये फैक्ट है, फैक्चुअल चीज है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है।
मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी वर्णमाला आप रटोगे उतना आपका संधि बेस्ट जाएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग स्पर्श व्यंजन को खूब बढ़िया से देख लिया है, क्या क्या होता है स्पर्श व्यंजन में, कैसे कैसे होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनके इनके पांचवें वर्ण को क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्या रहेगा, अंतस्थ व्यंजन। क्या रहेगा, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। दूसरा देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। एक बार फिर मैं आपको रिवीजन कराऊंगा लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में सब एक बार क ख ग घ लिखूंगा, अ से लेके ज्ञ तक, और आपको पूरा का पूरा उसमें सब एकदम रेक्टिफाई कर दूंगा कि इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, एक डायग्राम में, केवल और केवल एक डायग्राम में। ठीक है, तो देखो दूसरा हम लोग का क्या रहेगा, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा हम लोग का रहेगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन सही लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है सही, तो अंतस्थ नहीं रहेगा, अंतस्थ व्यंजन रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, अंतस्थ व्यंजन रहेगा। ठीक है, तो इसको भी देखिए आप लोग, ये क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं, ये किसमें क्या रहेंगे, इसमें चार चीज रहेंगी और चारों को अलग अलग कहा जाता है। जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूं कि इनकी संख्या रहेगी 4, और ये होंगे क्या क्या, य, र, ल और व। ये क्या क्या होंगे, य, र, ल और व। तो इनकी संख्या क्या होगी, 4 होगी। अच्छा देखिए यहीं पे क्या होगा कि य, र, ल, व। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, य, र, ल और व। य, र, ल और व। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकंपित स्वर। अरे प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित, लुंठित, लुंठित वर्ड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकंपित या लुंठित वर्ड। ल को क्या कहेंगे हम लोग, पार्श्विक। पार्श्विक क्या कहेंगे हम लोग, ल को पार्श्विक क्या कहेंगे, पार्श्विक। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पा पार्श्विक, पार, अरे यार, पार्श्विक वर्ड, पार्श्विक वर्ड। अच्छा य और व को हम लोग कहेंगे अर्ध स्वर, अर्ध अर्ध स्वर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध स्वर। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग, इतना नोट डाउन कीजिए, बाकी हम लोग देखते हैं आगे। इतना नोट डाउन कीजिए, इसमें 4 रहते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 रहते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, य और व को क्या कहेंगे, अर्ध स्वर, र को कहेंगे प्रकंपित या लुंठित वर्ण, इसको ल को कहेंगे पार्श्विक वर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल नहीं देखते हैं, तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप में क्या रहेगा कि तीसरे टाइप में रहेगा आप लोग का, क्या रहेगा, तीसरे में रहेगा उष्म व्यंजन। उष्म, उष्म व्यंजन क्या रहेगा, उष्म व्यंजन। ठीक है, ये इनकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इनकी भी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ये कौन कौन से होंगे, यहीं पे देख लो, स, स, स और ह। स, स, स और ह। तो देख लेते हैं इस स को और इस स को और इस स को और ये ह को क्या क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या क्या कहेंगे देख लेते हैं। इसको क्या कहेंगे, तालव्य स। इसको क्या कहेंगे, तालव्य स, तालव्य, तालव्य स, तालव्य स, तालव्य। इसकी इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, मूर्धा। इसको मूर्धन्य स भी कहते हैं, तो मूर्धा। और इसका क्या रहेगा, दंत। इसका क्या रहेगा, दंत। ह को कहते हैं काकल्य वर्ण। क्या कहेंगे, काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो इतने फैक्ट आप लोग इनके बारे में लिखिए, बाकी फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए, तो हम लोग ने 33 व्यंजन
37 व्यंजन पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो व्यंजनों से क्या हुए हैं, उत्पत्ति हुए हैं, व्यंजनों से क्या हुए हैं, उत्पत्ति हुए हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बाकी देखते हैं आगे आगे क्या होगा कि, चलिए देखें, मिटा दे इसको, आगे देखें। अब हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा, संयुक्त व्यंजन। क्या रहेगा, संयुक्त व्यंजन। तो चौथे नंबर पे क्या था हम लोग का, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या होंगे। अच्छा, संयुक्त का मतलब होता क्या है, जोड़ना। संयुक्त का मतलब क्या होगा, जोड़ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इसको इसके नाम से समझ सकते हो, इसको इसके नाम से समझ सकते हो कि जैसे संयुक्त का मतलब क्या होगा, जोड़ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग दो वर्णों को जोड़ेंगे तो एक तीसरा वर्ड बनेगा, दो वर्णों को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, तीसरा वर्ड बनेगा। इन्हें, इसमें कौन कौन से मानक है अभी तक हिंदी में, हिंदी में मानक किसको किसको प्राप्त हुई है संयुक्त वर्णों में, तो एक बार देख लीजिए। एक बार मानक किसको प्राप्त हुई है, एक तो छ को हुई है, एक त्र को हुई है, एक ज्ञ को हुई है, एक श्र को हुई है, एक द्या को हुई है। तो विद्यालय में आप देखते हैं ना द्य, तो ये भी दो वर्णों से मिलके बना है, ठीक है। तो इनको मान्यता क्या हुई है, प्राप्त हुई है। आप अभी ऐसे कह दो कि क्या क्या कोई मान्यता मिली है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, क्या को मान्यता नहीं मिली है ना। तो अब देखो, अब जब इतने वर्ड दिया गया है तो इतने वर्ड को क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे। अच्छा, विद्यालय जैसे आप लिखते हो तो विद्या और लय ये भी सही होगा, और विद्यालय ये भी सही होगा। तो दोनों कहीं ना कहीं सही है, दोनों कहीं ना कहीं सही है। लेकिन वर्ड देखिए कहाँ है, यहाँ आधा द और यह आया है, और यहाँ दोनों एक साथ में आ गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक संयुक्त व्यंजन की भांति हम लोग को प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको तोड़ते हैं, इनको तोड़ेंगे तो देखेंगे क्या आता है। चलिए देखें, तो छ को कैसे लिखोगे, छ क धन श, इसको पढ़ोगे, अच्छा इसको पढ़ोगे तो कक्षा, कक्षा, इसको अगर पढ़ोगे, इसका उच्चारण करोगे तो क्या आ जाएगा, कक्षा, ठीक है। त्र, त्र में सीधा सीधा दिख रहा है, त्र, त धन र, त्र, त धन र, त्र हो गया। अच्छा, ज्ञ के, इसको ज्ञ नहीं पढ़ो, इसको पढ़ो ज्ञ, इसको क्या पढ़ो, ज्ञ पढ़ो, ज्ञ पढ़ो, इसको ज्ञ पढ़ो। तो ज्ञ का क्या होगा, ज्ञ का क्या होगा, ज और धन इया, ज धन इया। अच्छा, श्र का क्या पढ़ो, श्र, श्र में आपको दिख रहा है कि बड़का स रहेगा, ये स श्र, तो श्र में क्या रहेगा, बड़का स और धन र, धन र, इसको तालव्य स कहते भी है ना, इसको तालव्य स कहते हैं। बड़का सा छोटा सा थोड़ा आप लोग कहना कम कर दो अभी से, क्योंकि कंपटीशन में बड़का सा छोटा सा मूर्धन्य स को मूर्धन्य स कह सकते हो, लेकिन तालव्य स, मूर्धा स और दंती स, तालव्य स, मूर्धा स और दंती स के नाम से जाने जाते हैं। बाकी देखते हैं द्य, ये भी है एक द्य। तो द्य को क्या करेंगे आप, द धन य। तो इतने आपके मानक रूप है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में केवल और केवल ये 3 है, नहीं, हाँ 4 है, ये 4 को मान्यता दी गई है, लेकिन पढ़ते हम लोग ये 3 ही के बारे में है, ठीक है, छत्रज्ञ, ठीक है। बाकी श्र को जोड़ लिया जाता है, तो 4 ही पढ़ते हैं हम लोग उसमें ना। तो आगे देखते हैं अगला क्या रहेगा, अगला क्या रहेगा भैया, संयुक्त के बाद क्या है, संयुक्त के बाद क्या था, बोलो, द्विगुण था। संयुक्त के बाद क्या था, द्विगुण था। तो हम लोग द्विगुण व्यंजन देखेंगे जिसमें 2 गुण रहेंगे, उसके बारे में कुछ हम देखेंगे और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो दूसरा, इसके अगला क्या है, पांचवा क्या है, द्विगुण व्यंजन। तो पांचवा क्या है, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, द्विगुण व्यंजन में, द्विगुण व्यंजन में क्या होगा, जिसके 2 गुण होंगे, जिसके 2 गुण होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विगुण व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, 2, और ये होते कौन कौन है, एक तो ड के नीचे बिंदी लगा दो, एक ढ के नीचे बिंदी लगा दो, तो ये क्या हो जाएंगे, द्विगुण व्यंजन। अच्छा, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं,
उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो इन्हीं में एक पॉइंट लिख लो एक, कि इन्हें इन्हें उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और समझो, इनसे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होगा। इनसे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होगा। जब भी ये वर्ड में आएंगे, जब भी ये किसी भी शब्द में आएंगे, किसी सेंटेंस में आएंगे या किसी शब्द में आएंगे, तो हमेशा और हमेशा बीच में आएंगे या अंत में आएंगे। तो इनसे 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 किसी भी वर्ण का निर्माण नहीं होता। इनसे किसी भी वर्ण का निर्माण नहीं होता। किसी शब्द में यह किसी शब्द के मध्य में तथा अंत में शब्द के मध्य में तथा अंत में आते हैं। ठीक है। तो यह किसी भी शब्द के मध्य में तथा अंत में आते हैं। बाकी आगे देखते हैं। और इनसे कोई भी तत्सम शब्द, किसी भी तत्सम शब्द में ये दो वर्ड नहीं आएंगे। ये डेफिनेटली है। तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत वाले को हूबहू हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। तो जो उसके, किसके? संस्कृत के समान है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव किसे कहेंगे? तत् भव मतलब बिगड़ा हुआ रूप। भव मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। उसके बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव। उसके किसके? संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। ठीक है। तो यह किसी भी तद्भव, अरे तत्सम यह किसी भी तत्सम शब्दों में नहीं आते। यह किसी भी तत्सम शब्दों में नहीं आते। तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर आगे हम लोग चलते हैं अनुस्वार और अनुनासिक वर्डों पे। ठीक है। तो देखिए, चलिए देखते हैं अगला क्या रहेगा। अयोगवाह के दो हैं, एक अंग है और एक अह है। तो अयोगवाह अर्थात जिनका वहन कोई न कर सके, स्वर और व्यंजन, इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती, किंतु आवश्यकता जिसको मतलब स्वर को होती है, ये उनके साथ लग जाते हैं। अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर की होती है तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, और जब व्यंजन के साथ लगती है तब व्यंजन के साथ हो जाते हैं। तो देखते हैं अयोगवाह में कितने हैं? दो हैं। मैंने एक साल से पहले सेंटेंस गलत बोल दिया था कि अयोगवाह व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। मैं वहां पे रेक्टिफाई भी कर दिया था कि कोई विद्यमान इसको मानते हैं कि यह व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन कोई विद्यमान इसको एकदम अलग ही रखते हैं। तो मैंने दोनों बताया था आपको कि स्वर व्यंजन और अयोगवाह में दो, या अनुस्वार में ना। तो देखो चौथा क्या था? पांचवा मतलब छठा जो लास्ट है, छठा क्या था? अयोगवाह। ठीक है। तो देखिए क्या है अयोगवाह में? कितने हैं? दो हैं। एक क्या है? अनुस्वार जिसको कैसे लिखते हैं? बिंदी के लिए नहीं, अनुस्वार को ऐसे लिखते हैं ना। और एक क्या रहता है? विसर्ग। आपको विसर्ग संधि अलग से पढ़नी है ना। एक क्या रहता है? विसर्ग। ठीक है। नींद लग रही का भैया? आंख लाल होगी तुम्हारी।
नींद लग रही है का? सो जाओ, तो नींद लग सो जाओ, लंबे हो जाओ। चलो देखते हैं अनुस्वार क्या होगा, कि अनुस्वार किसको कहते हैं। अच्छा, यह दोनों हमेशा जिसके साथ इनकी आवश्यकता होगी उसके साथ लग जाएंगे। अगर स्वर के साथ इनकी आवश्यकता होगी तो स्वर के साथ लगेंगे, व्यंजन के साथ इनकी आवश्यकता होगी तो व्यंजन के साथ लग जाएंगे। यह किसी के एकदम स्वतंत्र रूप होते हैं, ना ही स्वर के भेद में आते हैं, ना ही व्यंजन के भेद में आते हैं। तो दो तीन सेंटेंस है, लिख लेते हैं अवयव वाक्य के विषय में कि इन्हें इन्हें दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला क्या है, अनुस्वार, और दूसरा क्या है, विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। अच्छा, ये दो भागों में बांटा गया है, पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। यह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिसके साथ आवश्यकता होती है, जिसके साथ साथ आवश्यकता होती है, उसके साथ मिलकर मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है। तो इतना सेंटेंस लिख लीजिए आप लोग। यहीं पे आपका वर्णमाला खत्म होता है। मैंने ऊपर पढ़ा दिया है, मैं जानबूझ के और डीप में नहीं गया हूं। और डीप में जाने का मतलब है कि आप लोग को अभी कम से कम 2-3 क्लास और लगेगी। तो आप लोग जानते रहिए कि हाँ क्या होता है, क ख ग घ में क्या है, क कैसे टूटता है, ख कैसे टूटता है, ये सब जानते रहिए। छोटी छोटी बेसिक नॉलेज रखिए, क्योंकि संधि हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। हम लोग का मेन टारगेट क्या है, संधि है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं केवल आप लोग को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ संधि से। ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि संधि का इंट्रोडक्शन है ना। चलिए देखते हैं आगे। अगला आप एक हेडिंग डालिए, वर्ण विच्छेद या शब्द विच्छेद। वर्ण विच्छेद कीजिए ना, शब्द विच्छेद। इसी में हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। ठीक, वर्ण विच्छेद देखते हैं हम लोग। वर्ण विच्छेद क्या होता है, जैसे अगर मैं आप लोग को एकदम छोटा सा शब्द दूं तोड़ने के लिए, तो आप क्या लोगे, कमल। कमल को सब तोड़ सकते हैं। क आधा क, धन अ, धन आधा म, और धन अ, धन ल, और धन अ। ठीक है। अच्छा, यहां से यूपीएसआई में एक बार क्वेश्चन क्या बना था कि उपर्युक्त शब्द में कितने वर्ण हैं। उपयुक्त शब्द में कितने वर्ण हैं, हालांकि वर्ण कोई दूसरा था, लेकिन पूछा यही क्वेश्चन गया था कि उपयुक्त शब्द में कितने वर्ण हैं, या निम्न शब्द में कितने वर्ण हैं। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने वर्ण होंगे, 6। ठीक है। समझ में आएगी नहीं। अच्छा, चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, यहीं पे आप विद्यालय को तोड़िए। विद्यालय, व धन छोटी धन आधा द, धन आधा य, धन आ, धन आधा ल, धन अ, और धन य, और धन ल आधा धन और धन अ। तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है। क्या है भैया, गड़बड़ेगा, ल तो हो गया था ना, यहाँ अ रहेगा ना, विद्यालय। ठीक है। अच्छा, यहीं पे देखो, अगर गंगा लिखना है तो गंगा। अब देखो, अब जो सीखने वाली बात है वो हम लोग सीखते हैं। अच्छा, क्या यह गंगा सही है, या यह गंगा सही है, बताओ कौन सी गंगा सही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। ठीक है, कि इसमें कौन सी गंगा सही है। तो बता लीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर देखिए, इसमें दोनों की दोनों क्या है, सत्य हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला
मैं कैसे जान गया कि यहाँ अंगई आएगा? काहे नहीं, यहाँ आया जगह, ये इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, पांचों अक्षर की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि यहाँ अंग आएगा? जैसे अगर मैं लिखूं पांड्य, पांड्य, ठीक है। अच्छा यहाँ न तो है पहले से ना, प फ ब भ म, ठीक है, प फ ब भ म, पांड्य, ठीक है। जैसे दूसरा शब्द लेते हैं कोई, जैसे और कोई शब्द बताओ आप लोग कि आधे शब्द वाला हो। महात्मा, त थ द ध न, नहीं। अच्छा कोई वर्ड बताओ जो कि संसार, संसार, समधन सार ना, तो ये म में कन्वर्ट हो रहा है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अच्छा और कोई उदाहरण बताओ भैया, दिमाग में क्या नहीं चढ़ रहा है? घमंड, घमंड, ठीक है, घमंड, ठीक है, घमंड। तो आप लोग समझ सकते हो ना कि इसके पीछे जो रहेगा, इसके पीछे जो रहेगा उसी पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे म है तो आप घमंड, अगर न रहेगा ना, प फ ब भ म, त थ द ध न, ग, हाँ तो घ मंड, अरे भैया कोई शब्द नहीं मिल रहा है मेरे को, एक मिनट रुको देखते हैं। हरे राम कृष्ण, वर्ड विच्छेद नहीं है इसमें। चलो देखते हैं आगे। शब्द नहीं मिले मेरे को, नहीं तो मैं बढ़िया से बताता। गंगा, त थ द ध न, ठीक है। देखो किंतु, किंतु मिला, ये भी किंतु सही है, ठीक है, किंतु ये भी सही है। कपड़ा कहाँ है, कपड़ा, ओहो बैल बवाल, कुछ नहीं कहा। चलो देखो क्या लिखा है, किंतु लिखा है ना, तो किंतु देखिए क्या लिखा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किंतु, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा, सही। परंतु लिखो, परंतु ये भी सही है, और परंतु ये भी सही है, और ये भी सही है, हाँ, तब ये हट जाएगा, परंतु हो जाएगा, ठीक है। मात्रा का इधर उधर हो सकता है, आप लोग टेंशन ना लीजिए ना उसका, तो सही है, दोनों मात्राएं भी सही है, ठीक है। तो हमेशा ये किस पे डिपेंड करता है, अपने पीछे वाले पे, अपने पीछे वाले पे ये डिपेंड करेगा कि ये बिंदु किसकी है। अगर पीछे वाला पांचवें वर्डों में से कोई भी रहेगा तो लास्ट का पंचमा अक्षर में से वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे हम लोग संधि, क्या बोलते हैं, वर्णमाला को समाप्त करते हैं। कल की क्लास रहेगी आप लोग की संधि की क्लास रहेगी, और बेहद ही बेहतरीन क्लास रहेगी। आप लोग देखिएगा, अगर नहीं रट गई संधि तो फिर नाम बदल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस है कि अच्छा खासा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग केवल पढ़ते रहिए ना, पढ़ते रहिए, रटवा देंगे, पूरी की पूरी संधि रटवा देंगे, एग्जाम्पल देंगे आप लोग को। अगर आप लोग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सीट प्रोवाइड करवाएं आपको ना, आप लोग वहीं से क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।